अगर मैं आपसे कहूं कि बोल्ट और रिवेट क्या इसमें कोई फर्क है, तो आप में से बहुतों का शायद ये जवाब होगा कि कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बोल्ट जो होता है ये एक टेम्पररी जॉइंट है और रिवेट जो होता है ये एक परमानेंट जॉइंट है। बट दोनों की जो डिजाइन प्रोसीजर है वो सेम होती है, और यही एक रीजन है कि हमारे एग्जाम में जब भी कभी सवाल आता है रिवेट पे, तब भी हम उसको बोल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। सो वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला, और मैं हूं एस्पिरेंट शिशिर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोल्ट ब्रैकेट कनेक्शन की पूरी कहानी, उसके फेलियर्स, उससे रिलेटेड आईएएस कोड के जो भी इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है जिसपे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो। और क्योंकि हम हवे में बात नहीं करते, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी एंड में देखने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इस वीडियो के बाहर का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं मिलेगा। जो कुछ है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. बोल्टेड ब्रैकेट कनेक्शन। तो बोल्टेड ब्रैकेट कनेक्शन ये टॉपिक आता है आपका स्टील स्ट्रक्चर में, और स्टील स्ट्रक्चर आता है आपका एमपीएससी मेंस के पेपर 1 में। स्टील स्ट्रक्चर का वेटेज होता है टोटल 11 क्वेश्चंस, मतलब 22 मार्क्स, और इन 11 क्वेश्चन में से इस पर्टिकुलर टॉपिक में से 2 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। सो चलिए देखते हैं अपन बोल्टेड ब्रैकेट कनेक्शन। तो बोल्टेड ब्रैकेट कनेक्शन का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शियर एंड बियरिंग। बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शियर एंड बियरिंग का मतलब क्या होता है? तो शियर और बियरिंग पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। तो ये दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। जब सपोज कि 2 प्लेट है और उसमें वो एक बोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब उस बोल्ट में जब ऊपर से कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, उस बोल्ट में जब ऊपर से फोर्स लगेगा, तो जो स्ट्रेंथ उस फोर्स को संभालेगी, उस स्ट्रेंथ को क्या कहा जाता है? उस स्ट्रेंथ को कहा जाता है बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। और अब देखिए यहां से कंप्रेसिव लोड लग रहा है, यानी ये उसका हो गया एक्सिस ऑफ बोल्ट, ठीक है। इस बोल्ट की एक्सिस क्या हो गई? ये हो गई। अब इस एक्सिस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ को कहा जाता है शियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। और कंप्रेसिव लोड जो होता है उसको जो संभालता है वो होता है बियरिंग स्ट्रेंथ। मतलब दोनों के डायरेक्शन का ही फर्क है। तो ये होता है बियरिंग स्ट्रेंथ, ये होता है शियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसके ऊपर एक चीज समझनी चाहिए हमें कि जो शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ होता है, ये दोनों के मिनिमम को, मतलब शियरिंग स्ट्रेंथ की एक वैल्यू हो गई सपोज 50 किलो न्यूटन, उसके बाद बियरिंग स्ट्रेंथ की एक वैल्यू हो गई सपोज 40 किलो न्यूटन, और ये दोनों में मिनिमम क्या है? 40 किलो न्यूटन। तो उस मिनिमम वैल्यू को कहा जाता है बोल्ट वैल्यू, और उसी को कहा जाता है डिजाइन स्ट्रेंथ। उसी को कहा जाता है बोल्ट वैल्यू और उसी को कहा जाता है डिजाइन स्ट्रेंथ। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल में बोलता है कि अगर एक बोल्ट है जो कि है डबल शेयर में, बोल्ट है डबल शेयर। डबल शेयर क्या होता है? सपोज ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ठीक है। उसके नीचे एक प्लेट और लगी है, तो यहां से एक शेयर होगा, यहां से एक शेयर होगा, ठीक है। तो बोल्ट है वो डबल शेयर में है। अब उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी है? बियरिंग स्ट्रेंथ है उसकी 62 किलो न्यूटन की, और सिंगल शेयर स्ट्रेंथ कितनी है? 40 किलो न्यूटन की। तो बताओ कि उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी होगी? डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब हम कौन सी वाली स्ट्रेंथ को अज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे? तो भैया ऐसा है कि अब वो है डबल शेयर में। अब मैंने आपको क्या बोला? दोनों सिंगल अपना शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ की मिनिमम वैल्यू को क्या कहा जाता है? डिजाइन स्ट्रेंथ। तो उस हिसाब से क्या होगा? 62 और 40 में मिनिमम क्या है? 40, मतलब उसकी शेयर स्ट्रेंथ इज द शेयर स्ट्रेंथ को हम कंसिडर करेंगे। बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है उसको समझते हैं। कंडीशन है कि डबल शेयर बोला है, और उसने हमको 40 किलो न्यूटन किसकी वैल्यू दिया है? सिंगल शेयर की। तो डबल शेयर में क्या हो जाएगा? 40 प्लस 40 मतलब 80। तो इन दैट केस बियरिंग स्ट्रेंथ क्या हो गई उसकी? 62 किलो न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद में उसकी डबल शेयर स्ट्रेंथ ये कितनी हो गई? 40, जो कि सिंगल स्ट्रेंथ है, प्लस 40 इक्वल टू 80। अब बताओ कि 62 बढ़ा कि 80 बढ़ा? 80 बढ़ा, और हमको क्या करना है? बोल्ट वैल्यू क्या होती है, यानी डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है? डिजाइन स्ट्रेंथ होती है मिनिमम ये दोनों की। मतलब कि इस केस में बियरिंग स्ट्रेंथ को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका शेयर और बियरिंग के बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपको हर साल मिलते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बोल्ट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट शेयर एंड टॉर्शनल शेयर। बोल्ट ध्यान से समझो, बोल्ट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट शेयर एंड टॉर्शनल शेयर, ठीक है। ये सिचुएशन कब आएगी? याली सिचुएशन कब आएगी? ये सिचुएशन आएगी जब लोड और बोल्ट, जब लोड और बोल्ट दोनों कायम है सेम प्लेन में। कायम है सेम प्लेन में। डायग्राम से समझते हैं। सपोज कि ये कॉलम है, बराबर।
ये कॉलम है। अब मैंने इस पे एक ब्रैकेट लगा दिया ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं भैया बोल्ट से, कर दिया। और इस ब्रैकेट के इस पॉइंट पे आ रहा है लोड। यहां तक समझ में आया? अब मैंने क्या बोला हूं कि ये कंडीशन मतलब डायरेक्ट शेयर और टॉर्शनल शेयर वाली कंडीशन कब आएगी? ये आएगी जब लोड और बोल्ट ये दोनों सेम प्लेन में है। ठीक है, ये सेम प्लेन, इसी में लोड भी लग रहा है और इसी में बोल्ट भी लगे हुए, तब आएगा ये वाली कंडीशन। अब ये कंडीशन आ रही है तो सीधी बात है कि डायरेक्ट शेयर और टॉर्शनल शेयर ये दोनों का कुछ ना कुछ तो रोल होगा। इनका रोल क्या होगा? तो इसको हम आप ऐसे समझो, इमेजिन करो एक मूवी बन रही है। अब मूवी बन रही है तो उस मूवी के दो हीरो, एक है डायरेक्ट शेयर और एक है टॉर्शनल शेयर। ठीक है, अब पहला हीरो है तो उसका क्या रोल होगा डायरेक्ट शेयर का? कि वो डायरेक्ट फोर्स इसमें बोल्ट में क्या लाएगा? डायरेक्ट फोर्स। डायरेक्ट फोर्स मतलब ऊपर से लगेगा। ठीक है, अब सीधी बात है ना यार, यहाँ पे बोल्ट है, यहाँ पे लोड है, तो क्या होगा? ये इसको नीचे की तरफ ढकेलेगा, तो नीचे की तरफ ढकेलेगा तो एक जो लगेगा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। ठीक है, और एक तो ये नीचे लग रहा है, ऊपर से क्या होगा? ये बोल्ट को बाहर की तरफ फेंकेगा ना, यहां से लोड नीचे लगा तो एक फोर्स लगेगा आपको नीचे की तरफ, दैट इज एफडी, और जो बाहर की तरफ फेंकेगा दैट इज आपका एफएम। ठीक है, तो एफडी क्या होता है? एफडी इज पी बाय एन। एफडी का रोल क्या होता है? डायरेक्ट फोर्स का रोल क्या होता है कि वो उसको नीचे की तरफ ढकेलेगा। उसको हम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है पी बाय एन। ठीक है, ये हो गया पहले हीरो का रोल। दूसरा हीरो एफएम। एफएम मतलब क्या होता है? टॉर्शनल शेयर। टॉर्शनल, जहां टॉर्शन आया वहां पे मोमेंट आएगा। मोमेंट है तो ये एफएम क्या होगा कि फोर्स, उस मोमेंट की वजह से जो फोर्स आएगा, यानी ये जो उसको बाहर की तरफ फेंकेगा ये लोड, ये बोल्ट को बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से जो फोर्स आएगा, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? एम बाय सबमिशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू आर। ध्यान से समझो, एम बाय सबमिशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे आर क्या है, एम क्या है? तो आर क्या है? देखो मैंने क्या बताया था आपको कि ये बोल्ट है ना, सिर्फ इतने पोर्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे ये बोल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी ये एक्सिस, ये हो गया उसका सेंटर। तो आर जो होता है वो सेंटर से लेके उस बोल्ट के बीच का डिस्टेंस, जिस भी बोल्ट को मैं कंसिडर कर रहा हूं, अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इज आर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इज आर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इज आर। ठीक है, तो आर क्या हुआ? सेंटर से लेके उस बोल्ट का डिस्टेंस। ठीक है, अब ये तो हो गया आर। एम क्या होगा? एम इज द मोमेंट। मोमेंट मतलब क्या होता है कि ये जो पी लोड लग रहा है ये बोल्ट से लेके किस डिस्टेंस में, यानी ये जो सेंटर वाली एक्सिस है ना, ये जो सेंटर, मैंने इसको क्या किया, ये सेंटर से जा रही है एक्सिस, यहाँ पे आपका लगा है ब्रैकेट, ये यहाँ पे है लोड, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज ई। इस डिस्टेंस को बोलते हैं ई। तो एम इज द मोमेंट, तो मोमेंट क्या होगा? पी इंटू ई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये हो गया पी इंटू ई। तो यहाँ पे हमको एम समझ में आ गया, आर समझ में आ गया। ठीक है, क्या होता है सब, और उसी आर का अगर हम सबमिशन लेंगे यानी R1 प्लस R2, यानी 4 बोल्ट है यहाँ पे, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर। ठीक है, इनके सबमिशन को बोलते हैं सबमिशन ऑफ R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब इस पिक्चर है तो पिक्चर में प्रोड्यूसर भी होगा, सबसे काम का आदमी, जो पैसा लगा रहा है और जो पैसा लेके जाएगा। ठीक है, तो वो होता है रिजल्टेंट फोर्स। अब वो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि ये दोनों हीरो को एक पिक्चर में लाएगा, उनसे पिक्चर बनाएगा, पिक्चर रिलीज करेगा, पैसा कमाएगा और लेके चले जाएगा। ये काम करेगा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगा? एफडी और एफएम को लाएगा, यहाँ पे पिक्चर बनाएगा और आंसर लेके चला जाएगा। यानी कि अंडर रूट ऑफ एफडी का स्क्वायर प्लस एफएम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफडी एफएम कॉस थीटा। समझ में आया कुछ? FD is the direct force downward direction, FM is the force due to that moment जो कि टॉर्शन की वजह से आ रहा है बाहर की तरफ, वो हो गया m अपॉन सबमिशन ऑफ r स्क्वायर इनटू r, और FR is the resultant force। रिजल्टेंट मतलब ये दोनों को लेके जो एक आखिरी में फोर्स बनेगा। ठीक है, एक जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे निकलेगा दैट इज FR। मतलब इसी रिजल्टेंट फोर्स को क्या जाता है? मैक्सिमम फोर्स। तो हमको क्वेश्चन में जब भी मैक्सिमम फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है या फिर मैक्सिमम फोर्स बोल रहा है, तो उसको हमको एफआर निकालने बोला है उसने। ठीक है, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और उस न्यूमेरिकल्स के अलग अलग केसेस देख लेते हैं। तो पहला केस जो बोलता है, जो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछता है, वो ये है कि आपको एक डायग्राम दे दिया होगा, उस डायग्राम में क्या बता रहा है कि 4 बोल्ट लगे हुए हैं। उस डायग्राम में क्या बोल रहा है कि 4 बोल्ट लगे हुए हैं, 40 किलो न्यूटन का उस पर लोड आ रहा है एट एन इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मतलब ई। ठीक है, सेंटर से लेके उस लोड का डिस्टेंस कितना दिया है? 100। 100 क्या है? mm में। और
सेंटर से जो ये वाली एक्सिस है यहां से लेके इस बोल्ट का है, ऊपर के बोल्ट का डिस्टेंस 80, नीचे के बोल्ट का वर्टिकल डिस्टेंस 80 और सेंटर से ही लेके उनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने हैं 60। ठीक है, अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो हमने आपको बताया वो पहला हीरो दूसरा हीरो है ना, तो उस हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफडी कैलकुलेट करेंगे। एफडी क्या होता है, पी बाय एन। अब यहाँ पे P क्या है और N क्या है, तो P इज द टोटल लोड 40 किलो न्यूटन, वो P हो गया, और N इज द नंबर ऑफ बोल्ट, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट वहां पे कितने हैं उसको क्या बोलते हैं, N। मतलब कि 40 इज द टोटल लोड अपॉन N। यहाँ पे बोल्ट कितने हैं 1 2 3 4, 4 बोल्ट है ये, तो इसका क्या हो गया 40/4 इज 10 किलो न्यूटन। तो एफडी की वैल्यू कितनी आई हमारी 10 किलो न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करते हैं, हमने देखे एफएम। अब भैया एफएम का फॉर्मूला हमने देख चुके हैं कि m अपॉन सबमिशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू आर होता है। अब यहाँ पे हमको देखना है पहले कि r क्या होता है, m क्या होता है। m तो पता है कि p इंटू ई होता है, ठीक है, चलो मैं यहाँ से पहले m ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। m क्या होता है, p इंटू ई होता है। p कितना है 40 किलो न्यूटन में, मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लूंगा, इंटू ई की वैल्यू क्या है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है 100, ठीक है, क्योंकि mm में है। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, यानी 4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, यूनिट क्या होगी न्यूटन mm। ठीक है, ये mm में है, ये न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए, तो हमारे पास में m भी आ गया। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबमिशन ऑफ आर स्क्वायर और r। तो हमको इसके लिए r पता होना चाहिए। अब r मैंने क्या बताया था कि r ये सेंटर से लेके बोल्ट का डिस्टेंस, फिर वो मैं इस बोल्ट की बात करूं या इस बोल्ट की बात करूं, इस बोल्ट की बात करूं या इस बोल्ट की बात करूं, ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा r। अब यहाँ पे अच्छे से समझो, मैं ये वाला जो स्क्वायर है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट, यानी इस बोल्ट को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हूं। सपोज कि ये वो बोल्ट है, ठीक है, ये क्या है, वो बोल्ट है, ये क्या है आपका सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट है। तो आर क्या होगा, आर होगा ये डायगोनल डिस्टेंस उसका, ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा आपका आर होगा। ठीक है, अब ये आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको बेसिक पता होगा मैथ्स का, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, डायगोनल है और ये उसकी दो साइड है। कैलकुलेट कैसे करते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, बचपन में पढ़े। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर अंडर रूट में डालेंगे तो निकल जाएगा हमारा आर का वैल्यू। मतलब कि अगर मेरे को आर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 100। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी, 100 आ गई। यहां तक समझ में आया, आर की वैल्यू आ गई 100। अब क्योंकि आर निकल गया तो सबमिशन ऑफ आर स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। क्या होगा, सबमिशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है, R1 का स्क्वायर प्लस जितने बोल्ट है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर, यहाँ 4 बोल्ट है। तो क्या मैं सबमिशन ऑफ आर स्क्वायर को लिख सकता हूं, ये जो मैं बोल रहा हूँ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 बोल्ट है तो 4 इंटू आर का स्क्वायर, क्योंकि ये आर तो सभी के लिए सेम है ना, ये 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100, ये भी 100, क्यों, क्योंकि ये 80 और 60 है सबके लिए। ठीक है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 100 का स्क्वायर, ये निकल गया अपना क्या, सबमिशन आर स्क्वायर। मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सबकी वैल्यू रखते जा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इसमें रखेंगे, तो एफ एम इज इक्वल्स टू, एम क्या है, पी इंटू ई, कितना आया 4 इंटू 10 का पावर 6 अपॉन सबमिशन ऑफ आर स्क्वायर कितना आया, 4 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी निकाले अपन ने, 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, इसको ये 4 से 4 कैंसिल, पूरा काटने के बाद में आपके पास में ये बचेगा 10 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ये क्या में आएगा, न्यूटन। ये क्योंकि हमने क्या किया, इसको सबको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर दिए थे, तो ये वैल्यू आई न्यूटन में। मतलब कि एफ एम 10 इंटू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 किलो न्यूटन, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में कितना आता है, 1000 न्यूटन। तो एफ एम इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। अब मैंने क्या बोला, हमारे पास में ये दोनों हीरो आ गए, एफडी आ गया, एफएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर पिक्चर बनाएंगे, यानी निकालेंगे एफआर। तीसरी चीज, एफआर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एफडी का स्क्वायर प्लस एफएम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफडी एफएम कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा आपका यहां समझ लो, कॉस थीटा आपका होता है ये डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि 60 अपॉन 100, मतलब कि क्या हो गया एडजेसेंट अपॉन, मतलब ये है ना थीटा, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये इसको याद रख लेना अच्छे से, कॉस थीटा, क्योंकि हमको हर फॉर्मूले में काम आएगा। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट, इस एंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं अपन, इसलिए ये उसके एडजेसेंट हो गया, ये हो गया उसका अपोजिट साइड, ये हो गया हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि कितना हो गया यहाँ पे, कॉस थीटा हो जाएगा आपका 60, ये कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 60 है ना, ये 60 है, तो 60 अपॉन 100, यानी कितना हो गया, 0 से 0 कट, ये हो गया 0.6, डायरेक्ट वैल्यू आ गई 0.6 इसकी। अब इसको सीधे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, अंडर रूट ऑफ एफ डी। एफ डी कितना निकला अपना 10 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस एफ एम कितना निकला हमारा, एफ एम भी निकला है 10, फिर से 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डी एफ एम, मतलब 10 इंटू 10, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0.6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 320, ठीक है, किलो न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये एफ आर है फोर्स है, इसलिए किलो न्यूटन में। तो ये आपका प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होगा। बट हमारा क्वेश्चन पेपर होता है एमसीक्यू, इसके चांसेस कम होते हैं, मैं डिस्क्रिप्टिव आपको समझाने के लिए बता दिया हूं, स्टिल वो कभी कभार पूछ लेता है इस टाइप का, ठीक है, अगर वो पूछेगा भी तो आपको इजी वैल्यू देगा वहां पे सॉल्व करने के लिए। ये तो हो गया आपका पहला केस। अब इसमें हम थोड़े से वेरिएशन समझते हैं, ये हो गया पूरा डिस्क्रिप्टिव कैसे सॉल्व होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। अब केस 2, अगर आपको डायग्राम ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इस केस में भी क्या है, 4 बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लोडिंग देखो कितनी है, 40 और 40 की डाउनवर्ड लोडिंग, 40 की अपवर्ड लोडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, एफडी की वैल्यू ध्यान देना, हाँ, एफडी क्या हो जाएगा, नीचे एफडी क्या होता है, पी बाय एन, पी की वैल्यू क्या लेंगे पर 40 डाउनवर्ड लेंगे कि 40 अपवर्ड लेंगे, हम यहाँ पे दोनों को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड और अपवर्ड 40 सेम है एक दूसरे को, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा +40 और -40 इक्वल्स टू 0, इसीलिए एफडी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, यानी एफडी हमको नहीं लेना है। समझ में आया, डाउनवर्ड और अपवर्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दोनों मैग्नीट्यूड्स में सेम है 40 इसलिए वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और एफडी की वैल्यू हो जाएगी 0। एफएम क्या लेंगे, एफएम एज इट इज रहेगा। क्या होता है एफएम के केस में, वही फॉर्मूला जो था अपना m अपॉन सबमिशन ऑफ r स्क्वायर इंटू आर, तो m क्या था p इंटू ई। अब मेरे को बताओ ये सेंटर है, 40 इंटू 100 तो लिया, तो क्या मैं इसको नहीं लूंगा, ये तो कपल है ना, कपल वाली सिचुएशन है, तो 40 इंटू 100 प्लस अगेन 40 इंटू 100, तो यहाँ पे एफएम में m के केस में क्या हो जाएगा 40 इंटू 100 प्लस 40 इंटू 100, ये लोगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी जैसी थी वैसी। तो एफ आर क्या हो जाएगा वहां पे, अंडर रूट ऑफ एफ डी तो है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, बाकी जो टर्म्स जैसी थी वैसी रहेगी, एफ एम का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एफ डी एफ एम, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ डी एफ एम में एफ डी 0 है तो मल्टीप्लाई होने के चक्कर में ये कैसा है 2 टाइम्स ऑफ एफ डी एफ एम कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे एफ डी की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी सिर्फ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ एम का स्क्वायर, यानी कि बाहर सिर्फ एफ एम की वैल्यू, यानी जो एफ एम निकलेगा वही आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, एफ डी नहीं है इसीलिए। अब नेक्स्ट अगर आपको डायग्राम ऐसा आता है, थर्ड केस, इसमें भी क्या है 40 डाउनवर्ड 40 अपवर्ड, कोई चेंज है, हाँ है, क्या है ये देखो, यहाँ पे 100 इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे भी 100 इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे 100 इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे 50 की है, चेंज यही है, बाकी यहाँ पे भी 40 एफडी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे एफ डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से कैंसिल होंगे। एफ एम के केस में क्या हो जाएगा, जब हम एम निकालते हैं वो होता है पी इंटू ई, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन 40 इंटू 100 प्लस 40 इंटू 50, बस बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट केस क्या है आपको कि अगर सपोज उसने यहाँ पे ब्रैकेट वाली कोई बात नहीं किया, चार बोल्ट दे दिया है, अब उसने यहाँ पे और कुछ नहीं दिया डायग्राम में, ना लोडिंग है ना कुछ है, यहाँ पे बोला है आपको साथ में कि m दिया है, m क्या है उसने बोल दिया है क्वेश्चन में कि मोमेंट है, ठीक है, जहां पे 2 किलोन्यूटन मीटर का यहाँ पे आपको कपल लगा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा एफडी की वैल्यू, सोचो एफडी होगा क्या, एफडी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लोडिंग ही नहीं है तो कहां से एफडी आएगा, लोड ही नहीं है तो एफडी की वैल्यू 0। एफएम की वैल्यू में जो हम एम पी इंटू ई लेते थे, जहां पे पी क्या था लोड, पी था लोड, तो भैया तुम बोलोगे लोड नहीं है तो पी की वैल्यू 0, तो पी की वैल्यू 0 तो पी इंटू ई भी 0, इसका मतलब एम भी 0 नहीं, यहाँ पे उसने हमको यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ उसने एम कितना है 2 किलो न्यूटन मीटर का, तो यहाँ पे जब हम एफ एम की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला जो था हमारा एम बाय सबमिशन आर स्क्वायर इंटू आर,
तो यहाँ पे इस केस में m की वैल्यू हम डायरेक्ट ले लेंगे 2 किलो न्यूटन मीटर, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, इसको समझो। डायग्राम आपको दिया हुआ है, एक साइड लोडिंग है, ब्रैकेट है, 100 की इसेंट्रिसिटी है, 3 बोल्ट है। अगर आप सारे प्रॉब्लम को कंपेयर करोगे एक दूसरे से तो यहाँ पे सब में बोल्ट सब में एक जैसे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लगे हुए एक जैसे सब में, ठीक है। बट यहाँ पे देखो बोल्ट क्या है, वो एक लाइन में लगे हुए हैं। कितने बोल्ट है, 1 2 3। अब यहाँ पे बोल्ट का पोजीशन चेंज हो गया है, तो उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे। उससे पहला चेंज क्या आएगा, सबसे पहली चीज एफडी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि लोडिंग है, इसेंट्रिसिटी है, 3 बोल्ट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30/3 एफडी हो जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ चेंजेस क्या क्या आएंगे वो बता दे रहा हूँ, वेरिएशन बता दे रहा हूँ। एफडी क्या होगा, 30/3, 3 बोल्ट है इसीलिए, तो एफडी तो रहेगा। नेक्स्ट जब हम एफएम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमको काय की जरूरत पड़ेगी, एम की पड़ेगी और आर की पड़ेगी, ठीक है, एम की और आर की। तो एम क्या है, पी इंटू ई, वो भी वैसे ही रहेगा जैसा था, 30 into 100। बट जब बात आती है आर की, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आर के केस में हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डायगोनल ले रहे थे यानी सेंटर से उसका डिस्टेंस। तो जब मैं यहाँ की बात करूंगा तो ये सेंटर है, सेंटर से उस बोल्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, इस बोल्ट का डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पाइथागोरस की जरूरत नहीं है, सीधे क्या हो जाएगा, पहला बोल्ट के लिए हो जाएगा R1, तीसरे बोल्ट के लिए R3। बट जो दूसरा बोल्ट है वो खुद सेंटर में लगा है। जब बोल्ट खुद ही सेंटर में लगा है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में क्या ध्यान रखना है आपको, R1 तो चलो ठीक है 100 दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस दिया ना सेंटर से 100। R3 भी आपको दिया हुआ है कितना, ये डिस्टेंस दैट इज 100। बट R2 क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वो सेंटर में लगा हुआ है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड चीज, ये तो हो गया अपनी आर की बात। अब एफएम में एम हो गया, आर हो गया। अब जब हम एफ आर कैलकुलेट करेंगे यानी रिजल्टेंट फोर्स, तो यहाँ पे हम एफ डी लेते हैं, एफ एम लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म आती है अपनी फॉर्मूले के अंदर में लास्ट में, 2 एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, एफ डी एफ एम कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में थीटा क्या लेंगे, यहाँ पे तो ठीक है कि चलो ये ऐसा था तो ये हम थीटा ले रहे थे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, ठीक है। ये ऐसा है ना, ये 90 का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे अपन। तो cos थीटा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इधर sin थीटा 0 होता है, वैसे यहाँ पे sin 0 होता है 0, और यहाँ पे आ जाएगा cos 90 0, ठीक है, उसका उल्टा होता है इसीलिए। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, और उस वजह से ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या क्या रखना है कि इस कंडीशन में थीटा चेंज होगा और आर चेंज होगा। तो ये तो हो गए उसके अलग अलग केसेस। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका, बोल्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शियर एंड टेंशन। मतलब कि जैसे कि हम वहां पे देख रहे थे पिछले वाले टॉपिक में कि वहां पे क्या हो रहा था, टॉर्शन और शियर की बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शियर और टेंशन की। वहां पे बोल्ट और लोड दोनों सेम प्लेन में थे, यहाँ पे बोल्ट और लोड दोनों डिफरेंट प्लेन में रहेंगे। जब वो डिफरेंट प्लेन में रहेंगे तो ये सिचुएशन कब आएगी, ये सिचुएशन अब डायग्राम से समझो। सपोज कि आपको एक कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम में आपके एक प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, ये सपोज यहाँ पे, और ये बोल्ट से अटैच है। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे लोडिंग है। अब क्योंकि यहाँ पे लोडिंग है तो लोडिंग का प्लेन हो गया ये वाला और बोल्ट का प्लेन हो गया ये वाला। तो क्या ये दोनों एक सेम प्लेन में है, नहीं है, ये दोनों है डिफरेंट प्लेन में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बोल्ट जो आएगा वहां पे शियर भी आएगा, टेंशन भी आएगा। अब इस सिचुएशन में हमको क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो हमको ध्यान में रखना है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले तो एक ये वाला फॉर्मूला, इस पे आपको क्वेश्चन फ्रेम होना ही होना है, इसमें क्वेश्चन मिलेगा। क्या है इस केस में, बोल्ट जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी कंडीशन है वो है VSB बाय VDB का होल स्क्वायर, ध्यान देना इधर, VSB बाय VDB का होल स्क्वायर प्लस TB बाय TDB का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो, VSB बाय VDB का होल स्क्वायर प्लस TB बाय TDB का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे टर्म्स क्या है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारा थ्योरी आपको मैं समझाऊंगा नहीं कि कौन सी चीज क्या है, आपको बस ध्यान क्या है हमारा, अल्टीमेटली हमको क्या करना है, स्कोर करना है। स्कोर करने के लिए जो चीज हमको इजीली समझे हमको वो समझना है। यहाँ पे जितने भी ऊपर की टर्म्स है, ध्यान से समझो, यहाँ पे जितने भी ऊपर की टर्म्स है जो कि न्यूमेरिकल में अपना न्यूमरेटर में है, तो वो टर्म्स कौन सी वैल्यू रहेगी, वो रहेगी फैक्टर्ड वैल्यू। मतलब
हम बात किसकी कर रहे हैं, शेयर की और टेंशन की। तो ये तो क्लियर है कि भैया ये है शेयर वाली टर्म, ये है टेंशन वाली टर्म, यहां तक समझा। ये है शेयर, ये है टेंशन। अब शेयर में भी जो ऊपर की वैल्यू है वो क्या होगी, फैक्टर्ड शेयर। ऊपर वाला फैक्टर्ड शेयर, वैसे ये होगा फैक्टर्ड टेंशन। नीचे वाला होगा डिजाइन शेयर, ये होगा डिजाइन टेंशन। समझ में आया क्या, ऊपर फैक्टर्ड नीचे डिजाइन, बस इतना सा ध्यान में रखना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस टॉपिक में हमारे लिए जो काम का है वो सिर्फ ये आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट को आपको अच्छे से याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा ये। ऐसे 4-5 यहाँ पे शफल कर देगा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, कहीं पे स्क्वायर रखेगा, कहीं पे स्क्वायर नहीं रखेगा, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये हो गया ये टॉपिक। नेक्स्ट आता है अपना फेलियर ऑफ बोल्ट। फेलियर ऑफ बोल्ट, इस पे फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूलेस को अच्छे से याद करना है। मैं समझा देता हूं कि कौन सी चीज क्या होती है, कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, आपको बस वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फेलियर ऑफ बोल्ट क्या बोलता है, तो फेलियर ऑफ बोल्ट, तो जैसा आपको याद होगा मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में क्या बोला था, बोल्ट सब्जेक्टेड टू शियर एंड बियरिंग। तो वैसे ही फेलियर भी क्या में होगा, शियर में होगा, बियरिंग में होगा। तो आपको याद होगा कि मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में यानी इस क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल कंसीडर किया था। कौन सा न्यूमेरिकल था, जिसमें आपको बियरिंग वैल्यू दिया था, शेयरिंग वैल्यू दिया था। तो वो जो वैल्यू थी वो वैल्यू आती कहां से, वो तो आपको ठीक है डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, अब वो वैल्यू आती कहां से वो देखते हैं। तो फेलियर ऑफ बोल्ट में सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अच्छा पहले ये समझ लो शियर फेलियर। शियर फेलियर क्या होता है पहले देखेंगे अपन शियर फेलियर। तो शियर फेलियर के दो फॉर्मूले, पहला नॉमिनल शियर कैपेसिटी यानी नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप उसको, और एक होता है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ और डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, फर्क क्या है। नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बोलता है VNSB, मतलब कि FUB by √3 NN into ANB plus NS into ASB, ठीक है। मैं इसको समझा दूंगा एक एक चीज क्या होती है। FUB by √3 NN into ANB plus NS into ASB, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब डिजाइन शेयर कैपेसिटी क्या होता है, तो जो नॉमिनल शेयर कैपेसिटी होता है, जब इसकी वैल्यू को यानी VNSB को जब मैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करता हूं, यानी VNSB अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर किसका, बोल्ट का, हम बोल्ट की बात कर रहे हैं। तो VNSB अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट करता हूं तो मेरे को वैल्यू मिलती है कौन सी वाली, याली डिजाइन शेयर कैपेसिटी की, VDSB, ठीक है। डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, VNSB मतलब नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, समझ में आया। अब इसकी टर्म्स देखते हैं अपन क्या क्या होता है। पहले देखो NN समझते हैं। NN क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेन विथ थ्रेड। थ्रेड मतलब क्या, देखो ये बोल्ट है, समझ में आ रहा है, बोल्ट है। बोल्ट में ये जो पार्ट होता है ना, ये इतना पार्ट, इसको बोलते हैं थ्रेड, जहां से बोल्ट कसता है। ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को बोलते हैं शैंक, क्या बोलते हैं, शैंक, ठीक है। ये दो चीज समझो। अब ये देखो NN जो होता है नंबर ऑफ प्लेन्स विथ थ्रेड, मतलब कि इस थ्रेड वाले एरिया में कितने प्लेन आ रहे हैं। सपोज ये दो प्लेट है, बीच में बोल्ट लगा हुआ है, तो थ्रेड यहाँ पर अगर मान लो एक प्लेट है, उसके नीचे एक प्लेट है, तो वो दो प्लेट के बीच में प्लेन कितना आएगा, एक आएगा। तीन प्लेट लगे हुए तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया उसका एक प्लेन, वैसे ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं प्लेन, दो। अब वो प्लेन में से थ्रेड वाले एरिया में कितना प्लेन आ रहा है, उस थ्रेड में कितने प्लेन आ रहे हैं, वो होता है नंबर ऑफ प्लेन NN, ठीक है। अब ANB क्या होता है, ANB यानी सिंपल नेट शेयर एरिया ऑफ बोल्ट एट थ्रेड। हम पहले थ्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेड यानी हम इतने पोर्शन की, इतने पोर्शन में नंबर ऑफ प्लेन इज NN और इतने पोर्शन का एरिया इज ANB, ठीक है, नेट शेयर एरिया। अब मेरे को बताओ ये बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर का डाया और नीचे के डाया में क्या कुछ फर्क होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, देखो जब हम उसको थ्रेड बनाते, सपोज ये बोल्ट है, ऊपर की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है, नीचे में थ्रेड होते हैं। थ्रेड होने की वजह से क्या होता है, वहां पे कटता है ना वो बोल्ट, तो कट होने से उसका एरिया कुछ ना कुछ तो कम होता है, ऊपर के कंपैरिजन में होता है। ऊपर में थोड़ा मोटा होता है, नीचे में थ्रेड होते हैं, तो थ्रेड होने से कुछ पोर्शन कट जाता है। तो वो कुछ पोर्शन कट रहा है तो उसको कंसिडर तो करना पड़ेगा। तो अगर क्योंकि ये कटता है इसीलिए हम इसको 0.78 मतलब 78% कंसिडर करते हैं, ना कि पूरा पूरा 100%। 100% तो ये है, यहां से थोड़ा सा तो लॉस हुआ, तो जो लॉस हुआ दैट इज लॉस होने के बाद का जो बचता है दैट इज 78%। इसलिए 0.78 ऑफ एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना π/4d², उसका सिर्फ कितना 78%। 0.78 इंटू π/4d², ये किसका एरिया है, ये है थ्रेड वाले पार्ट का एरिया। लेकिन जब मैं शैंक की बात करूंगा तो शैंक वाले एरिया का टोटल वहां पे कुछ लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए हम वहां पे 100% एरिया लेंगे, मतलब कि π/4d²,
समझ में आया? तो एन क्लियर है, नंबर ऑफ प्लेन्स एट थ्रेड, ए एंड बी एरिया, नेट एरिया कितना हुआ, ठीक है, नेट शेयर एरिया दैट इज ए एंड बी। एनएस क्या होता है? नंबर ऑफ प्लेन इन शेयर विदाउट थ्रेड, विदाउट थ्रेड मतलब इसके ऊपर का, शैंक वाले साइड का, इसके ऊपर का। तो उस एरिया में कितने प्लेन आ रहे हैं दैट इज एनएस, और उस पोर्शन का कितना एरिया है दैट इज एएसबी, ठीक है, तो वो होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अब एफयूबी यानी ये टर्म क्या होती है? तो एफयूबी होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि उस बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। गामा एमबी इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, बताया मैंने बोल्ट की कितनी होती है वो। तो यहां से आपको ऐसे पूरी टर्म क्लियर है। नेक्स्ट आता है अपना शेयर देख लिया, अब देखेंगे बियरिंग, सेकंड पार्ट। तो बियरिंग फेलियर कैसा होगा बोल्ट का? उसमें भी दो पार्ट होते हैं, नॉमिनल होता है, डिजाइन होता है। तो नॉमिनल क्या होता है? वी एंड पीबी, यानी कि बियरिंग फेलियर ऑफ, नॉमिनल बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, ठीक है, वो कितना होता है? फॉर्मूला 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू, मतलब 2.5 के बी डी टी एफ यू। फॉर्मूला क्या है? 2.5 के बी डी टी एफ यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक टर्म देखो, 2.5 कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे जब केबी की बात करूंगा मैं, तो केबी क्या होता है? केबी इज द मिनिमम ऑफ, ये चार सिचुएशन है, चार कंडीशन है कि E by 3 times of D naught, P by 3 times of D naught minus 0.25, FUB by FU और 1, इन चारों को जब हम सॉल्व करके एक वैल्यू निकालेंगे, इन चारों की वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी दैट इज KB, हमको KB की वो वैल्यू लेना है, ठीक है। अब ये DTFU, अब यहाँ पे FU इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। यहाँ पे आपको जो गौर फरमाना है कि यहाँ पे जब हम FUB की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट काय में? शियर में, बोल्ट की। और जब बियरिंग की बात हो रही है तो बियरिंग कौन कौन बियर करेगा? बोल्ट। तो यहाँ पे प्लेट, अपना प्लेट बियर करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसका लेंगे? प्लेट का। तो FU इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है, ये टर्म क्लियर है। अब डिजाइन शेयर कैपेसिटी क्या होता है? यानी डिजाइन शेयर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ है, ये डिजाइन बियरिंग आएगा, बियरिंग स्ट्रेंथ। तो डिजाइन में क्या करेंगे हम? यहाँ पे ये जो VNPB का फॉर्मूला है, यानी इसको जब हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे बोल्ट के, तो बन जाएगा वो डिजाइन। सेम है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे नॉमिनल, उसको डिवाइड किए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, डिजाइन बना। यहाँ पे भी नॉमिनल, इसको भी डिवाइड करेंगे, डिजाइन बन जाएगा। अब ये दो की जो मिनिमम वैल्यू हमने देखे हैं शुरू में कि डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है? बियरिंग और शेयरिंग की मिनिमम, दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है, दोनों की जो भी मिनिमम रहेगी दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ। अब ये जो तीसरा फॉर्मूला मैंने लिखा हूं, ये मैंने इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होता है। आपको जब इतने फॉर्मूले याद करो तो इसको भी आप याद रख लो। क्या है? टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, बोल्ट की टेंशन कैपेसिटी क्या होती है? अगर नॉमिनल की बात करूं, यहाँ पे भी वही है नॉमिनल डिजाइन, तो नॉमिनल की बात करूं तो TNB इज इक्वल्स टू 0.9 FUB इंटू AN, ठीक है, AN इज द नेट एरिया। और डिजाइन क्या होता है? TNB बाय गामा MB, ये TNB बाय गामा MB, ठीक है, यानी नॉमिनल को जब मैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करो तो डिजाइन बन जा रहा है। तो ये कुछ तीन फॉर्मूले हैं, शेयर का, बियरिंग का और टेंशन का, ये याद करना है आपको। मैं थोड़ी देर स्क्रीन छोड़ दे रहा हूं, आप इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछता है। सो नेक्स्ट आता है अपना इंपॉर्टेंट आईएस कोड के आउटपुट्स, मतलब कि IS 800 2007 जो हमारे स्टील का आईएस कोड है, इस आईएस कोड के जो आउटपुट हमारे बोल्टेड कनेक्शन से, इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट आउटपुट है हम उसको कवर करेंगे, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्या आता है इसमें? पिच ऑफ बोल्ट, है ना। पिच ऑफ बोल्ट के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है कि टेंशन मेंबर के लिए बता दो पिच ऑफ बोल्ट कितना है। अलग अलग वो ऐसे सिचुएशन दे देगा आपको और आपको उस कंडीशन के लिए बताना पड़ेगा। तो हम पहले देखेंगे पिच ऑफ बोल्ट किसके लिए? टेंशन मेंबर के लिए। तो फॉर टेंशन मेंबर पिच ऑफ बोल्ट कितना होता है? मतलब बोल्ट की पिच कितनी होती है? मिनिमम होती है 2.5D से लेके 16T या फिर 200 mm। ध्यान देना, इसको नोट कर लो, 2.5D से लेके 16T या फिर 200 mm, इन दोनों ही वैल्यू में से जो भी छोटी वैल्यू है उस वैल्यू को हम लेते हैं फॉर टेंशन मेंबर्स के लिए पिच के तौर पे, ठीक है। तो फॉर टेंशन मेंबर पिच ऑफ बोल्ट कितना हुआ? 2.5D से लेके 16T या फिर 200 mm, इन दोनों में से जो भी लेस है। अब बात आती है कि डी क्या है यहाँ पे, है ना। डी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो कि डी जो है वो है नॉमिनल डाया। किसका? बोल्ट का, बोल्ट का नॉमिनल डाया, ठीक है। 2.5D इज द बोल्ट का नॉमिनल डाया। होल का डाया नहीं लेना है अपने को, डायमीटर ऑफ होल नहीं लेना है, डायमीटर ऑफ बोल्ट लेना है, वो भी कौन सा वाला? नॉमिनल। अब टी, टी क्या है यहाँ पे? तो टी इज द थिनर प्लेट का थिकनेस। थिकनेस किसका? थिनर प्लेट का, ठीक है, थिनर प्लेट की थिकनेस टी हो गई। अब वैसे ही कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या होगा? 2.5D से लेके 12T या फिर 200 mm।
ये क्या हो गया, इन दोनों में से जो भी लेस है दैट इज पिच फॉर कंप्रेशन मेंबर। पिच ऑफ बोल्ट किसके लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या होगा, 2.5D से लेके 12T या फिर 200 mm, ये दोनों में से जो भी छोटा रहेगा वो होगा। डी क्या है, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, और टी क्या है, थिनर प्लेट की थिकनेस। नेक्स्ट क्या आता है अपना टैकिंग रिवेट्स, ये हो गया पिच ऑफ बोल्ट। अब आएगा टैकिंग रिवेट्स। टैकिंग रिवेट्स में भी आपको दो कैटेगरी है। पहला है प्लेट्स नॉट एक्सपोज टू वेदर, वो ऐसा पूछता है, कंडीशन आपको दे दिया रहेगा कि प्लेट्स नॉट एक्सपोज टू वेदर, इस कंडीशन के लिए टैकिंग रिवेट्स अपन कहां पे प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में प्रोवाइड करेंगे अपन 32T और 300 mm। टी हर जगह, एक चीज ध्यान में रखो, बोल्टेड कनेक्शन में ओवरऑल जो हम आईएस कोड के आउटपुट देख रहे हैं, इसमें जो टी रहेगा वो थिनर प्लेट की ही थिकनेस लेना है, ठीक है। तो 32T और 300 mm, ये दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी आएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी प्लेट नॉट एक्सपोज टू वेदर वाली कंडीशन के लिए टैकिंग रिवेट्स हम उतने डिस्टेंस में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है प्लेट्स एक्सपोज टू वेदर, जो प्लेट वेदर में एक्सपोज हो रहे हैं उस कंडीशन में क्या लेंगे, 16T और 200 mm, ये दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी रहेगी। तो ऐसे क्या हो गया, पिच ऑफ बोल्ट, टैकिंग रिवेट्स, ये दो आपको इंपॉर्टेंट आउटपुट्स है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन या थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं डाउट कि पिच क्या होता है, आपको पता होगा, बट मैं बोलूंगा पिच के साथ साथ कि गेज क्या होता है और स्टैगर्ड पिच क्या होता है, तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो इसको समझते हैं। समझ के चलो कि यहाँ पे आपको ऐसे 3 3 6 3 9 ऐसे 9 आपको बोल्ट दिए हुए एक प्लेट में, और उस प्लेट का फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। समझ में आया, एक प्लेट है, प्लेट में आपको इस डायरेक्शन में क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस आपको क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है। अब आपको अगर मैं बोलता हूं कि पिच क्या है, इसमें पिच कौन सी होंगी, तो पिच क्या होता है, देखो पिच होता है एक रो, मतलब मैं सिर्फ इस रो की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक रो में दो बोल्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ध्यान से समझो, एक रो, फिर वो ये हो ये हो ये हो, तो एक सिंगल रो में दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस, दो एडजेसेंट बोल्ट आजू बाजू के, ठीक है, दो आजू बाजू के बोल्ट के बीच का डिस्टेंस दैट इज पिच। क्लियर है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पिच जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके अलोंग रहेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे फोर्स है ना, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, तो पिच का डिस्टेंस भी कहां पे, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पिच हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही कैलकुलेट करते हैं अपन। नेक्स्ट आता है अपना गेज। गेज क्या होता है, तो दो रो में, मतलब दो एडजेसेंट रो, ऊपर की एक रो नीचे की एक रो, इन दो रो में बोल्ट के बीच का, दो एडजेसेंट या दो कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट, कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट, दो बोल्ट बोलूंगा तो वो तो ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं, ये पहली रो ये दूसरी रो, ऐसी दो रो के बीच में बोल्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, इसको बोला जाता है गेज, गेज डिस्टेंस। पिच किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। गेज किसको बोलते हैं, इसको। पिच जो होता है वो एक ही रो में होता है, गेज जो होता है वो दो रो के बोल्ट्स की बात करते हैं, डिस्टेंस की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमको कि क्या गेज फोर्स के, जो फोर्स है उसके डायरेक्शन के अलोंग होता है, नहीं, उसके डायरेक्शन के अलोंग नहीं होता, वो उसके नॉर्मल होता है। मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, तो गेज का जो डिस्टेंस है वो हम कहां, कौन से डायरेक्शन में मेजर करेंगे, अलोंग दी राइट एंगल, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन से राइट एंगल पे, मतलब कि नॉर्मल डायरेक्शन पे। अब आता है तीसरा स्टैगर्ड पिच। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, ठीक है, ऐसा समझते हैं कि ये 3 बोल्ट है, ठीक है, ये ऐसे 3 बोल्ट लगे हुए हैं। स्टैगर्ड पिच क्या होगी ना, कि स्टैगर्ड पिच भी पिच ही होती है, यानी कि दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस, बट कौन से बोल्ट, स्टैगर्ड बोल्ट। ऐसे पैटर्न में जो बोल्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्टैगर्ड, ठीक है, जिगजैग पैटर्न में होते हैं वो। तो स्टैगर्ड बोल्ट के बीच का डिस्टेंस इज स्टैगर्ड पिच, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये हो गया अपना पूरी कहानी किसकी, बोल्टेड कनेक्शन की। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि अपन हवे में बात नहीं करते, प्रूफ में, प्रूफ के साथ बात करते, तो अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फटाक से देख लेते हैं। 2017 में सेट सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। क्या पूछा है, मिनिमम पिच फॉर रिवेट कनेक्शन। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था, रिवेट कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन दोनों अलग चीज होती है, बट दोनों की डिजाइन प्रोसीजर सेम होती है। इसीलिए क्या लेंगे अपन, इसको भी वैसे ही कंसिडर करेंगे जैसे बोल्टेड कनेक्शन को किए। तो मिनिमम पिच फॉर रिवेट कनेक्शन शुड नॉट बी लेस देन, हमने पढ़े हैं आईएस कोड का आउटपुट, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमें में बात नहीं किए थे अपन ने। क्या है ऑप्शन पहला, 1.5 टाइम्स ऑफ होल्ड डाया, 2.5 टाइम्स ऑफ होल्ड डाया, 1.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, या 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। हमको पता है मिनिमम होता है 2.5,
लेकिन किसका, होल का नहीं, किसका, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मैंने बताया था यहाँ पे डाया क्या है, नॉमिनल डाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2017 में ही पूछा था सेट सी में, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, मैक्सिमम डिजाइन फोर्स निकालने बोला है। किसमें, ये डायग्राम दिया हुआ है, अपन ने इसको समझ लिए थे, वो दो पिक्चर वाली स्टोरी जो थी, दो हीरो है ना, एफडी निकालना है, एफएम निकालना है, उसके बाद क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, बस वही है। 450 किलो न्यूटन का लोड दिया हुआ है, यहाँ पे बोल्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बोल्ट दिए हुए हैं। एफडी कैसे निकालेंगे, टोटल लोड जितना आ रहा है 450 डिवाइडेड बाय किससे, नंबर ऑफ बोल्ट, कितने बोल्ट है 5, तो 450 डिवाइडेड बाय 5 यानी कितना हो गया, 450 डिवाइडेड बाय 5 इज 90 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, एफएम निकालेंगे। क्या था एफएम का फॉर्मूला, एम अपॉन सबमिशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू आर। एम क्या है, पी इंटू ई, पी कितना है 450, यहां से निकालो 450 इंटू 160, तो 450 क्योंकि किलो न्यूटन में, इसलिए न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ इंटू 160 अपॉन सबमिशन ऑफ आर स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान दो, बोल्ट कितने, 1 2 3 4 5, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि जो सेंटर वाला बोल्ट रहता है उसका आर क्या होता है, 0। तो आर कितने कंसीडर करेंगे, 4, 1 2 3 और 1 4, ये तो 0 हो गया। तो क्योंकि हम 4 आर कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू भी यहाँ पे क्या लेंगे, 4 इंटू 150 का स्क्वायर। समझे, आर का डिस्टेंस क्यों 150, सेंटर से बोल्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है 150, सेंटर से बोल्ट के बीच का डिस्टेंस 150, सेंटर से बोल्ट के बीच का डिस्टेंस 150, इसलिए 4 इंटू 150 का स्क्वायर इंटू 150। जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन, दैट मींस 120 किलो न्यूटन। यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, एफडी और एफएम को पुट करेंगे क्या में, एफआर के फॉर्मूले में। क्या होता है, एफडी का स्क्वायर प्लस एफआर का एफएम का स्क्वायर, एफडी का स्क्वायर प्लस एफएम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफडी एफएम कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 क्यों होगा, मैंने बताया ये कितना का एंगल बना रहा है, 90 का। cos 90 क्या होता है 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो सिर्फ क्या लेंगे अपन 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा 150 किलो न्यूटन, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा दिया, अपन ने काम की चीज पढ़ा है, जो पढ़ा है वो पूछ रहा है पेपर में। नेक्स्ट क्या आता है क्वेश्चन नंबर, अब 2018 है ना, यानी 17 में आपको 2 क्वेश्चन उसने पूछा है इस टॉपिक से। 2018 में देखते हैं, सेट सी का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 71, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इन बोल्टेड जॉइंट इज इक्वल टू, कितने नंबर ऑफ बोल्ट लगेंगे। ऑप्शन है फोर्स अपॉन बोल्ट वैल्यू, फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ इन शेयरिंग, फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ इन बियरिंग और फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ इन टीयरिंग। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन जब एफडी निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब अपन एफडी निकालते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, डिजाइन फोर्स बोल सकते हैं उसको। तो डिजाइन फोर्स अपन ने क्या देखे थे, किसका मिनिमम होता है, शियर का और बियरिंग का, ठीक है। तो जब डिजाइन फोर्स अपन यहाँ पे निकालते हैं तो क्या करते हैं अपन, टोटल लोड यानी कि टोटल फोर्स अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट, टोटल फोर्स अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट। अब भैया उसने पूछा नंबर ऑफ बोल्ट क्या होता है, इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बोल्ट इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स अपॉन बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू क्यों, क्योंकि वो तो डिजाइन फोर्स था, तो डिजाइन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, बोल्ट वैल्यू बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। समझ में आया, इजी है, डायरेक्ट सॉल्व करने वाला है। नेक्स्ट आपको 2018 में पूछा था क्वेश्चन नंबर 77, बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फ्रॉम शियर एंड टेंशन, मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया हूं, शियर और टेंशन कंबाइंड इफेक्ट की वजह से इसमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो आपको याद होगा कि शियर और टेंशन के कंबाइंड की वजह से अपन ने देखे थे, मैंने बोला था ऊपर वाला फैक्टर्ड, नीचे वाले डिजाइन, है ना, शियर है तो उसका स्क्वायर प्लस टेंशन है तो उसका स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया था आपको, फैक्टर्ड डिजाइन उसका स्क्वायर प्लस टेंशन में फैक्टर्ड डिजाइन उसका स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसके नीचे के ऑप्शन मैंने लिखा इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो गलत ऑप्शन थे, उसमें क्या किया था, एक जगह इसको ग्रेटर देन कर दिया था और बाकी में स्क्वायर स्क्वायर हटा के उसने दिया था टर्म्स, लेकिन हमको पता है सही ऑप्शन क्या है, ये वाला है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये था आपका बोल्टेड ब्रैकेट कनेक्शन का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। मैंने अपना काम कर दिया हूं, अब आपको अपना काम क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब ऐसे कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।